सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बेटा कई तरह की होती हैं। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है आपकी संयोजन अभिक्रिया। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये पहले पार्ट की बात चल रही थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कुछ नया बन रहा है, ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रियाएं कई तरह की हैं, जिनमें से पहली अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो चीज़ें मिला दें, दो या दो से अधिक। अब उल्टे हाथ की तरफ ध्यान देंगे हम। उल्टे हाथ की तरफ हमारे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें कहते हैं अभिकारक। जब दो अभिकारक आपस में मिले और एक उत्पाद बना दें, क्या बना दे बेटा? एक उत्पाद का निर्माण करें। और कौन मिले थे? दो अभिकारक। दो अभिकारक के मिलने के बाद एक नया उत्पाद पैदा हो, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है बेटा, ठीक है, मार्केट में आपको चूना मिलेगा। अब वो कैसा होता है? जैसे सफ़ेदी करने के लिए चूना लिया जाता है ना। सफ़ेदी करते वक्त कभी देखा है? सफ़ेदी को ड्रम में घोल दिया जाता है, और जब ड्रम में घोलते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, और क्या होता है, उसे कई घंटों के लिए पानी में घोल दिया जाता है। उसके बाद उसे दीवारों पे लगाया जाता है। तो जो हम चूना मार्केट से ख़रीद के लाए वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसमें क्या मिला दिया बेटा? जल मिला दिया, तो वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। जो चूना बिना पानी का है उसे हम कह रहे हैं बिना बुझा चूना। जिस चूने के अंदर हमने पानी मिला दिया उसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये भी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये है आपका बिना बुझा चूना, ठीक है। ये खरीदा मार्केट से, ऐसा मिला और इसे हमने पानी में मिला दिया। अब ये क्या बन गया बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है? इसका खुद का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें मिला देते हैं हम जल। अब क्या बनेगा ये? अब ये जो बनेगा वो भी आपके सामने है। क्या बना बेटा? ये चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब CaOH ट्वाइस, जो आप चूना पान के पत्ते पे लगा के खाते हुए लोगों को देखा होगा। ये बेसिकली क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ आ गई। अब इसे हम चाहें तो चूने का पानी जो हमने बनाया, मतलब चूने का एक विलयन बनाया और उसे लगा दिया दीवारों पर। जब हम इसे दीवारों पे लगा देते हैं तो दीवार पे क्या मिल जाता है इसको बेटा? इसे मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में निकल जाता है जल। इसीलिए दीवारों पे सफ़ेदी करने के बाद उस पे हाथ नहीं लगाते कम से कम 1 से 2 दिन। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल भी निकलेगा, ठीक है। वो गीला गीला इसलिए हो जाता है। बात समझ आ गई। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला है संगमरमर का। संगमरमर पत्थर जिसका क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। वेरी गुड। ये पत्थर, इसका फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, ऐसी तत्व का नाम बताओ जिसके विलयन का प्रयोग सफ़ेदी करने में होता है। तो किसके विलयन का प्रयोग किया अभी हमने? कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक। और विलयन क्या बनाया था हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ आ रही है। हमने यूज़ किया था ये। तो ये है सफ़ेदी के लिए प्रयोग होने वाला तत्व। उसका जलीय विलयन प्रयोग होता है। क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर। ये पूछ सकता है जलीय विलयन का नाम बताओ, उस जलीय विलयन का नाम बताओ जिसका प्रयोग सफ़ेदी करने में होता है। तब हम लिखेंगे ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका फॉर्मूला भी पूछेगा वो, ठीक।
और क्या पूछ सकता है पेपर में? पेपर में ये पूछ सकता है उस तत्व का नाम बताओ जिसके जलीय विलयन का प्रयोग होता है, तब हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक नाम बताओ। तो रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र बताओ। तो सूत्र है CaCO3। ठीक। अच्छा, और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? अगला उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का हो सकता है कार्बन जमा ऑक्सीजन। कार्बन का दहन कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो जल बन जाता है। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक तत्व बनाए, एक उत्पाद बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रही है? अगली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं बेटा जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और बहुत सारी ऊष्मा भी उसमें निकल रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को यदि पानी में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा का पता कैसे चलता है पता है? जब सफ़ेदी को घोला जाता है ना तो उसे डंडे से हिलाते हैं, खुद हाथ भी नहीं लगाते, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की डंडी, लकड़ी के डंडे, इनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ लगाएंगे तो उससे क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी और हाथ जलने लग जाएगा, इसीलिए। आ रही है बात समझ? अगला है आपका प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं वो वाली गैस भी बेटा LPG गैस का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर भी मीथेन गैस होती है, CH4 गैस होती है, और उसका ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाए तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकल रही होती है। अभी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। कौन सी है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो चीज़ें निकल रही हैं और हमें ध्यान देना ऊष्माक्षेपी के लिए कि ऊर्जा निकले बस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अलावा कोई और उदाहरण हो सकता है क्या ऊष्माक्षेपी? पूछा कैसे जा सकता है? ये दो आपको रिएक्शन लिख के दे देंगे बेटा, अभिक्रिया लिख देंगे और पूछेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है। तो जहाँ पर आप देखो कि ऊर्जा निकल रही है वहाँ आँख बंद करके कर देना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला ये वाली भी अभिक्रिया जो है जिसमें भोजन हमने खाया और श्वसन के द्वारा उसका दहन हुआ। ठीक, तो क्या बन रहा होता है? उसके अंदर भी ऊर्जा निकल रही होती है। ठीक है, शाक सब्जियों का विघटन। अब बात आती है वियोजन अभिक्रिया। ये दूसरी अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया के अंदर क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कुछ चीज़ टूट जाए, एक चीज़ हो और वो दो में टूट जाए। इसका मतलब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना, उसे गर्म करना पड़ेगा। तो हम उसे गर्म करेंगे। कैसे गर्म करेंगे? ये देखो, एक उदाहरण लेते हैं फेरस सल्फेट का। हमने डाला उसे टेस्ट ट्यूब में। फेरस सल्फेट के बेटा क्रिस्टल होते हैं, उसे हमने गर्म किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक, अब क्या हुआ? जैसे जैसे उसको गर्म किया, पहले था वो हरे रंग का क्रिस्टल। ठीक, अब उसको जैसे जैसे हम गर्म करते गए ना, उसके अंदर से उसका कलर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो गया। ठीक, और उसमें से एक गैस निकलने लग गई। अब वो क्या है गैस, वो चेक करते हैं हम। यही उदाहरण, उसके अंदर से स्मेल भी आती है जैसे मूली में से आती है ना बेटा, बिल्कुल इसी टाइप की स्मेल आती है। हमने लिया फेरस सल्फेट। क्या लिया बेटा? फेरस सल्फेट, FeSO4 ऐसे लिख के आना है जैसे लिखा हुआ है। उसको दी ऊष्मा। इसका मतलब जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होगी उसके अंदर हम दे रहे होंगे ऊष्मा। और क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। साथ में निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये हमें याद रखनी है। हर एक अभिक्रिया की दो अभिक्रियाएं हमें याद रखनी है। उदाहरण के तौर पर ये देखो बच्चों, ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इस तरह के क्रिस्टल होते हैं। हम इसको गर्म कर रहे हैं, एक बार सफ़ेद होगा और उसके बाद ये काला होना शुरू हो जाएगा ऐसे।
ये बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड। ठीक, हमने इसे टेस्ट ट्यूब में डाला, इसको गर्म करना शुरू हुआ। पहले तो ये सफ़ेद हुआ, उसके बाद और गर्म कर देते हैं तो ये ब्राउन कलर का बनने लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का कलर इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो ये बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा? सबको याद है फेरिक ऑक्साइड का भी फॉर्मूला? Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड बनना शुरू हुआ। उससे पहले क्या है ये है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। ठीक है, ये इसके क्रिस्टल्स होते हैं। बात है वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया जिसके अंदर कुछ चीज़ टूटे। ठीक है, अब टूटने के लिए मतलब एक चीज़ थी वो टूट गई। कितनी चीज़ों में टूट गई? 1 2 3 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। 1 2 3। और ये मैंने आपको अच्छे से दिखा दी कैसा रंग होता है। रंग भी पूछा जाता है, ये याद रखना। फेरस सल्फेट का रंग आपसे पूछा जा सकता है, हरे रंग के क्रिस्टल है। फेरिक ऑक्साइड का रंग पूछा जा सकता है, तो फेरिक ऑक्साइड डार्क ब्राउन कलर का बन गया था। ठीक, चलिए, वियोजन अभिक्रिया में एक चीज़ टूट जाती है। ठीक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, राइट। और उदाहरण हमें फेरस सल्फेट का याद रखना है। इसके अलावा कौन सा याद रख सकते हैं बेटा? ये है आपका चूना। कौन सा चूना था? चूना पत्थर, जिसका नाम अगर बहुत प्रेशर से दबता जाए ये चूना पत्थर तो किस में बदलने लग जाता है? संगमरमर पत्थर के अंदर। तो इसको अगर डायरेक्ट गरम किया जाए तब क्या होगा? मतलब मार्बल ले लें, मार्बल के टुकड़ों को रखकर गरम कर लें। तो हमने मार्बल लिए, है ना, ये मार्बल के टुकड़े आपने देखे होंगे, इसको लिया और गरम करना शुरू कर दिया ऐसे। तो अगर हम इसको गरम कर दें, किसको कर रहे हैं बेटा? हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये मार्बल है, इस मार्बल के टुकड़ों को गरम कर दिया तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसमें भी एक चीज़ 2 चीज़ों में टूट गई, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया। एक और इसका उदाहरण है बहुत ज़रूरी, जो कि पूछा भी जाता है बेटा, और इसका क्योंकि प्रैक्टिकल दिया हुआ है। मैंने आपको कहा है कि ये इम्पोर्टेंट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, और ये आपकी वर्कशीट में भी आया था, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है सफ़ेद रंग का एक पाउडर है। ठीक है, उसे हमने परख नली में डाला, मतलब टेस्ट ट्यूब में डाला, और उसको गर्म किया। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में अंदर की तरफ ब्राउन कलर जमना शुरू हो गया। इसका मतलब उसमें से जो गैस निकल रही है बाहर वो कैसी है बेटा? ब्राउन कलर की है। और ये धीरे धीरे येलो कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। और किससे बनी है उसकी बात करते हैं। तो ये देखो बच्चों, जैसे ये हम लेड नाइट्रेट को डालते हैं और उसे गर्म करते हैं तो उसमें से एक गैस निकलनी शुरू हो जाती है जिसका कलर ब्राउन होता है इस गैस का, और इस गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए सर, NO2, राइट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलनी शुरू। लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया था बेटा। धीरे धीरे जैसे ही हम उसको गर्म करते जाएंगे, पहले उसका कलर येलो और उसके बाद वो ऑरेंज रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो हमने ये कोई सेफ उसमें ये जो दिखाया है आपको कलर, कोई अलग से फैक्ट्री वगैरह में नहीं बन रहा, नॉर्मली एक फर्नेस में, ओपन फर्नेस में बनाया जा रहा है, जहाँ पे कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके तापमान को कोई नियंत्रित नहीं किया जा रहा कि इतना ही तापमान मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको? लेड ऑक्साइड का रंग। लेड नाइट्रेट था, लेड ऑक्साइड उससे बनाया, तो लेड ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया? पहले ये वाइट कलर का पाउडर ही डाला था, लेकिन लेड ऑक्साइड का कलर येलो, ब्राउन, रेड, मतलब ब्राउन नहीं रेडिश टोन पे आएगा, येलो के बाद ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ रही होगी आप सबको ये बात। इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया के अंदर आता है जल का विघटन।
जल को अगर हम जल के अंदर से बेटा करंट पास कर दें, विद्युत पास कर दें, तो क्या होगा, उसका अपघटन शुरू हो जाएगा और दो गैस अलग अलग होनी शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इससे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया में कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो तो वो बन जाता है जल। तो ऐसे ही अगर हम जल का विघटन कर दें तो दो गैस अलग होगी, एक हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सीजन होगी। अब क्या हुआ, जैसे हमने इसको अलग करना शुरू किया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बैटरी लगा दी, करंट पास कर दिया, तो हमें क्या मिला, एक जगह देखो जहाँ खाली है टेस्ट ट्यूब, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, गैस होती है, हवा होती है। हम यही कहते हैं खाली जगह खाली नहीं होती। तो एक जगह अधिक दिखाई दे रही है, एक कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब जहाँ अधिक है वहाँ पर गैस ज़्यादा बन रही है। अब ये जो ज़्यादा गैस बन रही है, कौन सी गैस होगी बेटा, ये होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है। दुगनी गैस कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस दुगनी बन रही है, ऑक्सीजन इससे आधी बन रही है। ठीक, अब और क्या ये इसमें याद रखने वाली बात है, इसमें याद रखने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर बन रही होगी और एनोड पे ऑक्सीजन बन रही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनोड जो है, एनोड, ओ की आवाज़ आ रही है ना, ऑक्सीजन, याद रहेगा, ओ की आवाज़ ही आ रही है। ठीक है, कुछ भी आपका अपना अपना ढंग बना सकते हो। मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अ की आवाज़ आ रही है, वैसे ए और आ है, लेकिन अ की आवाज़ मैं मान के चल रही हूँ कि दोनों, इसीलिए एनोड पर ऑक्सीजन बना देंगे और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, तो ये भी किसका हुआ, विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण है, हमने ये देखो जरा एक्टिविटी, इसमें क्या किया हुआ है, चाइना डिश ली, उसके अंदर सिल्वर, चांदी का एक यौगिक डाला। इनमें दो यौगिक हमें दिखाए हुए हैं, एक है सिल्वर क्लोराइड यौगिक। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है, हाँ बिल्कुल याद होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास के भी सभी बच्चों को सिल्वर का फॉर्मूला याद है, और जिन बच्चों को याद नहीं है उन्हें याद रखना है, सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड लिया, सूर्य के प्रकाश में ओपनली रख दिया, तो अपने आप इसमें अभिक्रिया हो जाती है सूर्य के प्रकाश से ही। और वो किस में, मतलब सूरज दिखना चाहिए बस, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग, ऐसे ही सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती। ये देखो बच्चों, ये दिखाया हुआ है आपको सिल्वर क्लोराइड, धूप में रख दिया, कैसा हो गया, चांदी बननी शुरू हो गई। इसमें से क्या निकल गया बेटा, इसमें से क्लोरीन गैस अलग निकल गई। ये आपने देखा होगा कि घर में जो चांदी का सामान होता है वो काला होना शुरू हो जाता है ना। इसके अलावा आपको पता है, पहले, आजकल तो हम फ़ोटो कैमरे से, मोबाइल से खींच लेते हैं, डिजिटल कैमरेज आ गए। पहले क्या होता था, रोल्स आती थी, है ना, पिक्चर की रोल आती थी। उस रोल के अंदर भी क्या होता था, ब्राउन कलर का दिखता था, है ना, ब्राउन कलर। नेगेटिव खोल के देखो जरा, नेगेटिव जो होते थे जिससे फ़ोटो बनवाई जाती थी, डेवलप कराते थे कैमरामैन, है ना, तो उसके अंदर जो नेगेटिव होता था उसके ऊपर भी क्या लगा होता था बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका धूप में निकालते वो कहते थे रोल को खोलना नहीं, रोल पे अगर सूरज का प्रकाश पड़ गया तो खराब हो जाएगा रोल। क्यों, क्योंकि वो उस पर किसका लेप होता था, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता था। ठीक है, जिसमें सिल्वर मेटल अलग हो जाता था और ब्रोमीन अलग हो जाता था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि फ़ोटो पिक्चर खींचने के लिए नेगेटिव पर किस चीज़ का लेप होता है, तो आप आंसर देंगे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड कैसे सूरज के प्रकाश में उनका विघटन हो जाता है या वियोजन हो जाता है। इसके अलावा प्रश्न उत्तर देख लें क्या बीच में, ये तो वही वाला प्रश्न है जो मैंने अभी आपको बताया था। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो X के विलयन का प्रयोग मतलब पदार्थ तो हमारे पास क्या है, पदार्थ तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। उसका सूत्र लिखिए, पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नाम लिखना है तो आप पूरा नाम दीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक। और सूत्र लिखना है, सूत्र ये देना। यही प्रश्न बच्चों पढ़ने नहीं आते पेपर में। जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो बच्चे सोचते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड बस फार्मूला लिखाते हैं। नहीं, आपको अगर रासायनिक नाम पूछा है तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में पूरा, या इंग्लिश में जैसे भी आपको आता है बेटा वो पूरा लिखोगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे इसी का ही दूसरा पार्ट उसने पूछा है, उसके अंदर हम देंगे कि ये है आपका कैल्शियम। दूसरे पार्ट में हम देंगे, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और CaO इसका सूत्र है। लिखे गए पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया हमें दिखानी है, तो दिखा दोगे आप। ऊपर लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया ले लेना, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिला देना और जैसे ही वो जल के साथ मिलेगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, H2 ट्वाइस बनाना। मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है बच्चों। आप बेटा तीसरी तरह की अभिक्रिया है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है बेटा और मेरा मोबाइल थोड़ा वर्किंग कम कर रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, इसलिए अच्छे से वीडियो देखना, समझना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रही हूँ, इसलिए ध्यान देके समझोगे, बुक खोल के बैठोगे, मार्किंग साथ साथ करोगे तो सब समझ आ जाएगा। चलिए विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आ जाइए। तीसरी तरह की अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अब क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, अपनी जगह ही बदल लेगा। एक चीज़ उठ के दूसरी जगह जाके बैठ जाएगी। देखो कैसे, ये बहुत अच्छी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, अपनी आपकी क्लास में ऐसा होता है? कुछ कभी देखा है कि डेस्क पे जब आप बैठ रहे हो तो आपकी जगह पे कोई और आके बैठ जाए जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है? होता है ना ऐसा? बिल्कुल वही इसके अंदर है बेटा। जो इनमें से अधिक अभिक्रियाशील है, दो चीज़ें ली, आयरन और कॉपर। कॉपर कम अभिक्रियाशील है और आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। दिखाई दे रहा है आपको? कॉपर ये है Cu, कॉपर है आपके पास, और आयरन आपको पता है Fe है, लोहा, और ये है कॉपर। अब क्या होगा, ये जो लोहा है ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर की जगह पे आके बैठ जाएगा और खुद बन जाएगा FeSO4। कॉपर को हटा देगा, हट जाए यहाँ से, क्योंकि तू तो कमज़ोर है, तू कम अभिक्रियाशील है, मैं अधिक अभिक्रियाशील हूँ तो मैं आऊँगा इसकी जगह, और कॉपर को अलग कर देगा और खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी अभिक्रिया है, करके देख लेते हैं। एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के लिए क्या लें बेटा? एक हमने विलयन लिया, विलयन मतलब जल में घुला हुआ एक विलयन है, और ये लिया हमने कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है नीला, इसलिए रंग क्या दिखाई दे रहा है? नीला। क्यों? क्योंकि किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर 2 कीले, लोहे की कीले, लोहा ले लिया मतलब Fe, उनको डुबो दिया। अब क्या देखा हमने, इनमें होनी शुरू हो गई रिएक्शन। Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया की, और खुद इसकी जगह पे आके बैठ गया, मतलब कॉपर को हटा दिया, खुद FeSO4 बन गया और कॉपर को कर दिया अलग। अब कैसे पता लगेगा? पीछे अभी मैंने आपको फेरस सल्फेट दिखाया था, याद है सबको? ग्रीन कलर का था। ठीक, तो ये पानी का रंग, इसका मतलब ब्लू से कैसा होना शुरू हो जाएगा? ग्रीन होना शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक, और जो लोहे की कील थी वो कॉपर की बननी शुरू हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? कॉपर चढ़ जाएगा, ब्राउन कलर उसके ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। ये देखो, बहुत देर हमने रख दी, 1 घंटा रखना होता है, मतलब मैडम जब शुरू करेंगी, जिस दिन प्रैक्टिकल आपको कराएंगी उस दिन सुबह रख देंगी फर्स्ट पीरियड में, और रिसेस के बाद वाले पीरियड में आप आराम से देख सकते हो कि इसका जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा बेटा, जो इसमें पहले से ही मौजूद सॉल्यूशन था, विलयन था, उसका रंग ब्लू से अब ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ये बन गया फेरस सल्फेट, और लोहे की कील पे क्या चढ़ना शुरू हो गया? कॉपर, और लोहा उसमें से निकलना शुरू हो गया और वो पानी में घुल गया और कॉपर इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। तो किसने किसकी जगह ले ली? इतनी हमें समझ आ गया कि अधिक अभिक्रियाशील चीज़ कम अभिक्रियाशील चीज़ को हटा देती है, विस्थापित कर देती है, और यही है विस्थापन अभिक्रिया। आयरन और कॉपर सल्फेट में आयरन अधिक मजबूत था, आयरन चढ़ गया, FeSO4 मतलब पानी में आ गया, और कॉपर जो है वो कील पे चढ़ना शुरू हो गया। ऐसे ही अगर हम जिंक लें और कॉपर सल्फेट में डुबो दें तो भी वही होगा कि जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा, पानी के अंदर क्या मिलना शुरू हो जाएगा? जिंक,
और कॉपर अलग उस चीज़ पर, उस मेटल पर चढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर हमने लिया लेड, लेड को कॉपर क्लोराइड में डाला तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी तो एक ही चीज़ को विस्थापित किया ना, अब द्विविस्थापन का एक ही उदाहरण है, इसे अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल, और ये पूछा ज़रूर जाएगा, कैसे भी पूछ लिया जाएगा, खालिस्तान दे दिया जाएगा, जैसे पूरी अभिक्रिया लिख दी इसके अंदर, और सोडियम सल्फेट के साथ क्या चीज़ मिलाऊं, और ये जो चीज़ है इसका नाम आपको खुद सोचना होगा, या फिर आगे आगे की दे देंगे, पीछे की अपने आप लिखो, या फिर क्या करेंगे, ये बीच का हटा देंगे। ठीक, यहाँ डैश डाल के छोड़ देंगे इसकी जगह, और सारी चीज़ें लिख देंगे, आपको फिर खुद लिखना होगा। तो ये हमें याद रखनी है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाए। अब दोनों का विलयन लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, एक में सोडियम सल्फेट लिया, एक में बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को पानी में घोल दिया। दोनों पानी में घुलने के बाद कोई रंग नहीं देते, लेकिन जैसे ही दोनों को आपस में मिलाया जाता है, किसी भी चीज़ को किसी में डाल दो, जैसे ही मिलाया जाएगा तो उसमें बेटा अवशेप निकलने शुरू हो जाएंगे। ये रहा अवशेप। अवशेप मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो गाड़ी गाड़ी ऊपर रह जाए, ठीक है, उसे कहते हैं अवशेप। मैं दिखा देती हूँ कैसे बनेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज़, चाहे बेरियम सल्फेट डाल लो, ठीक है, या तो क्या बनना शुरू हो रहा है, देख रहे हो, ये ध्यान से देखो, इसको कहते हैं, ऊपर जो बना इसे कहते हैं अवशेप। ये है अवशेप, ये वाली चीज़, इसे बोलते हैं अवशेप। और नीचे जो है लवण बनेंगे सोडियम क्लोराइड के, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमारे पास थी, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और जो बना वो बना बेरियम सल्फेट के अवशेप बने बेटा, और सोडियम क्लोराइड नीचे बैठ रहा है। इसमें 2 चीज़ें अपना जगह बदल रही है, ध्यान दिया आपने, सोडियम उठकर क्लोरीन के साथ जुड़ गया और बेरियम उठ के सल्फेट के साथ जुड़ गया, इसीलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखना, ऐसे ही लिखना है। उदाहरण आपको याद हो गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके लिए अभी हमारे पास एक ये रह गई, उपचयन अपचयन अभिक्रिया बच्चों, इस पार्ट की, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अलावा संक्षारण और विकृत गंधिता, ये रह गया है। ये मैं अभी आपको करा देती हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस।